हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 किया था। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक हमारा पर्यावरण से चैप्टर 3 करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है स्थलमंडल, यानी पृथ्वी की जो सतह होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर की जो मोटाई होती है उसको स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रस्ट सहित मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह। क्रस्ट और मेंटल के बारे में इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आपको वहाँ पे देखना हो वीडियो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसकी जो 100 किलोमीटर की ऊपरी वाली परत होती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उससे जो नीचे यानी 100 किलोमीटर से नीचे 200 किलोमीटर की जो लेयर होती है उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। वो रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, यानी इनकी उपस्थिति से ऊर्जा का निष्कासन, यहाँ पर उपस्थित सारी चट्टानें जो होती है वो पिघल जाती है और चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। यानी 100 से 200 किलोमीटर की जो मोटाई होती है उस मोटाई में हमें मैग्मा प्राप्त होता है, मैग्मा पाया जाता है उसमें। जब ये मैग्मा ऊपर उठता है तो लिथोस्फीयर की सतह से टकराता है, जिससे सतह पर दरारें पड़ जाती हैं और टुकड़ों में वह टूट जाती है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो किसने किया था? ट्रूजो विल्सन ने। तो यहाँ तक अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्थल मंडल मतलब जो यह अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। ठीक है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं। प्लेट हमेशा जो होता है धीमी गति से चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण ही ऐसा होता है। यानी पृथ्वी की जो गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं, बलों के आधार पर विभाजित है दोनों। ठीक है, बल जो है वो दो प्रकार के हैं, एंडोजेनिक फोर्स और मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक यानी अंतर्जनिक, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है बाह्यजनिक बल होता है, जो पृथ्वी मतलब जो बल पृथ्वी की बाहरी सतह से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक डायस्ट्रोफिक फोर्स और एक सडन फोर्स। सडन फोर्स जो होता है वह बल जो अचानक पैदा होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। एंड जो डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है वो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक महादेशजनक बल और सेकंड जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल जो होता है वह बल जिसके प्रभाव से एक विशाल भूखंड का निर्माण होता है। और पर्वत निर्माणकारी बल जो होता है उसमें पर्वत का निर्माण होता है, जो कि दो तरह से होता है। एक तनाव की वजह से, यानी जब दो बल जो होते हैं, दो फोर्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं। और सेकंड वलय की क्रिया जो होती है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। पहले जान लेते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। वह छिद्र या दरार जिससे भूगर्भ का तत्व व पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वह भूपृष्ठ पर उद्गित होता है। इस मैग्मा में जब गैस वायुमंडल में चली जाए तो इससे गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। ठीक है, सेकंड भूकंप, यानी प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से उत्पन्न भू प्रॉपर्टी में असामान्य हलचल जो होता है वो भूकंप कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम कहते हैं। ये भूकंप के अंदर मतलब अंतर्गत आता है। ठीक है, उद्गम केंद्र जो है मतलब भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। जहाँ से कंपन आरंभ होता है, फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, जहाँ से कंपन आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है और उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप इसका मतलब होता है, भू का मतलब होता है भू प्रॉपर्टी और कंप का मतलब होता है कंपन या हलचल। ठीक है, अब ये जो होता है मतलब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एपिक सेंटर और एक होता है फोकस यानी हाइपोसेंटर। इनके बारे में भी जान लेते हैं। हाइपोसेंटर होता है पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा जो है भूकंपीय ऊर्जा युक्त होती है।
एंड एपिक सेंटर जो होता है वो होता है फोकस से ठीक 90 डिग्री पर, जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है। ठीक है, एपिक सेंटर जो होता है वो पृथ्वी के सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? एपिक सेंटर पर। फोकस उद्गम केंद्र और एपिक सेंटर अधिकेंद्र। ठीक है, एपिसेंटर से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। यानी जो 90 डिग्री के एंगल से फिर हम दूर जाते रहेंगे तो हमें जो कंपन है वो कम फील होगा। फोकस से जो भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है यह इतनी तरंग के रूप में चलती है, और इन तरंगों को जो होता है क्या बोलते हैं? तरंगों को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होती थी? सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती थी, उसको पी वेव्स कहते थे, और जो बाद में रिकॉर्ड होती थी उसको एस वेव कहते थे। अब यहाँ पे पी वेव और एस वेव का मीन्स हो गया, पी मतलब प्राइमरी और एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। ठीक है, और पी वेव एंड सेकेंडरी वेव का मिला जुला जो रूप होता था उसको बोलते थे बॉडी वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वे तरंगे जो पृथ्वी के फोकस से पैदा होती हैं, वे तरंगे जो पृथ्वी के फोकस से पैदा होती हैं वो एपिक सेंटर से पैदा होती है। ठीक, उसे सरफेस वेव कहते हैं। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक हो गया बॉडी वेव, जिसके 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो पैदा होती है फोकस से। एंड सेकंड जो हुई वो हो गई सरफेस वेव, ये किससे पैदा होती है? एपिक सेंटर से, और इसकी भी 2 तरंगे होती हैं, आर और एल। आर मतलब रैले तरंग और एल मतलब लव तरंगे। ठीक है, भूकंप का जो मापन है वो एक यंत्र से किया जाता है और उसे क्या कहते हैं? भूकंपीय लेखी मापन। ठीक है, और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको नापते हैं रिक्टर स्केल से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी 2.0 ना के बराबर होता है, 5.0 पर वस्तु के गिरने की क्षति होती है, 6.0 जो होता है वो शक्तिशाली होता है, और 7.0 या उससे जो ऊपर का होता है वह होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक है, मेन चीज़ अब थोड़ा सा नोट्स पे है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंड सेकंड, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की जो सीमा पर स्थित है वह विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे दिए गए नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ जो ब्लू कलर में नोट आ रहा है उसमें सारे कुछ भूकंप के जितने भी पॉइंट्स पर जो जो क्षति पहुँचती है वो सारा कुछ नोट डाउन है, तो आप इसको बुक से रीड आउट आराम से कर सकते हैं। बाकी मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं नदी के कार्य। ठीक है, यानी अपक्षय एंड अपरदन, वेदरिंग एंड इरोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं अपक्षय के बारे में, वह क्रिया जिसमें चट्टानों के कण ढीले होकर अपने स्थान पर बने रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। एंड अपरदन जो होता है वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के कण जो हैं ढीले होकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। ठीक है, दोनों जो कंडीशंस होती है, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन, वायु नदियों हिम के द्वारा होती है। ठीक है, वायु जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कण पहुंचाए जाते हैं उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वेदरिंग और इरोजन। यानी जैसे ये सब मिलके क्या करते हैं? विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मोड़दार मार्ग बनाती है, उसमें बहती है, और मोड़ों का क्या होता है? विसर्प होता है। जब वो इधर उधर मुड़ जाती है तो उनकी ऐसी ही आकृति हो जाती है। ठीक है, जब नदी किसी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब नेक्स्ट जो है चाप झील और गोरख झील, ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। समय के साथ विसर्प लोप नदी से कर जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फिर क्या बनती है? बाढ़।
और बाढ़ नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों में जो महीन मिट्टी है अन्य पदार्थों का क्या करती है, निक्षेपण करती है। आप साइड में देख भी सकते हैं डायग्राम में, उसमें सारा कुछ जो है मतलब आपको एज अ डायग्राम समझाने की कोशिश की गई है। ऐसी मिट्टी व पदार्थ जो होती है वो मिलके क्या होती है, अवसाद बनाती है, अवसाद बोलते हैं उसको। और समुद्र तक पहुंचना यानी नदी का जो प्रवाह होता है वो धीमा धीमा होता है, वो नदी में अन्य धाराओं में विभाजित हो जाता है और उस विभाजन को क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। ठीक है, अब समुद्री तरंगों से क्या क्रिएट होता है फ्रेंड्स, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसको तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, अब होता है एक स्टैक, किसे कहते हैं, स्टैक होता है जब लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अब होता है हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य में शॉर्ट फॉर्म है मतलब इसमें जो है हिमनद का क्या कार्य होता है, बर्फ की नदियाँ क्रिएट होती हैं जो उनको हिमानी बोलते हैं और वही जो होता है हिमनद के कार्यों में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसको बुक में से आराम से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब पवन के कार्य के बारे में। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का जो प्रमुख कारक है, रेगिस्तान में आप छत्रक मतलब छत्रक आकार के शेल देख सकते हैं, उन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। ठीक है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें लोएस कहते हैं। ये अधिकतर जो लोएस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के चैप्टर में जो है सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड लाइक करें। डोंट फॉरगेट अबाउट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।